निजी की आवाज़ आप तक। आज जो हमारे साथ हस्ती बैठे हैं उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, राइटर इंडस्ट्री में उन्होंने अपना पैर जमाया, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपना पैर जमाया। सीधा हम उनसे बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। रघुवीर यादव जी, सबसे पहले तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। एंड निजी की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आए हो जी, और आपको कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी सीधा दुर्गा मंदिर से निकल के आ रहे हैं और ये नवरात्रि का वक्त चल रहा है, तो एक तरह से मेरा सौभाग्य ही है कि मैं ऐसे मौके पर यहाँ पहुँचा। और बड़ा इस तरह यहाँ की फ़ज़ा, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे बता दें कि यहाँ पे सर शो करने के लिए आए, जो उन्होंने बहुत कम उम्र में, छोटी सी उम्र में थिएटर की शुरुआत की थी। तो आज जानते हैं उनके बारे में कि वो उन्होंने शुरुआत की कहाँ से। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने शुरुआत की थी एक म्यूज़िक से, जो पापड़ बेचने वाला था। तो वो स्टोरी हम उनसे ही जानते हैं कि वो पापड़ बेचने वाला कौन था और ये शुरुआत हुई कहाँ से। मैं गांव का हूँ, बैलगाड़ी और भैंस चराया करता था। तो गांव में तो बस हमारे यही था, खेती बाड़ी सब वही क्या करते थे। तो हम जहाँ हमारी खेती थी, जबलपुर में आधार ताल एक जगह वहाँ था। तो वहाँ एक तालाब है, तालाब के ऊपर एक टीला था। टीले पे हमारा सिर्फ हमारा मकान था और चारों तरफ हमारी खेती हुआ करती थी। तो वहाँ से दूर से एक पापड़ बेचने वाला निकलता। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 3 साढ़े 3 साल की। तो उस उम्र में पहली दफ़ा जो स्वर, जो म्यूज़िक मेरे कानों में पड़ा, वो पापड़ वाले की आवाज़ थी। तो वो दूर से पापड़ बेचते हुए निकलता था, सिर्फ हमारे घर के लिए। मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो फिर वो घर, हम उसको बुलाते थे, वो आता था, पापड़ बेचता, तो फिर गाते हुए निकल जाता, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। और मैं दिन भर उसके बाद घर में पापड़ बेचता रहता था। वहाँ से म्यूज़िक मेरे जहन में आया और फिर बस फिर रामलीला, रासलीला, ये सब शुरू हुआ। और स्कूल में हमारे जो टीचर थे वो, तो वहाँ कुछ थोड़े बहुत नाटक भी किए हमने। फिर उसके बाद हमने हायर सेकेंडरी की। वहाँ से निकल के मैं सीधा, एक नाटक कंपनी थी भोपाल थिएटर कंपनी, तो वहाँ से मैं थिएटर मैंने ज्वाइन कर लिया और 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह उस नाटक कंपनी में रहा। और वहाँ से फिर एक्टिंग का ये जो गले पड़ गई मेरे, मैं म्यूज़िक सीखना चाहता था, एक्टिंग मेरे गले पड़ी। तो फिर बस जाहिर है कि डूबना था एक्टिंग में, तो बस यहाँ तक पहुँच गया। खूब गले पड़ी। आपने जो रोल किया है, 3 अवार्ड्स आपको मिले, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ज़्यादा ही अवार्ड्स मिले हैं। बट ये जो सफ़र था आपका, जो म्यूजिक इंडस्ट्री से एक्टिंग का सफ़र, और बीच में हमने सुना भी है आपके इंटरव्यूज़ में, जो आप रफ़ी साहब के गाने गाते थे, जो नकल करते थे, जो आप बोल चुके हो। जी हाँ, तो मुझसे नकल करनी बंद करवाई। हमारे एक सार्जेंट बाबा थे, तो उन्होंने बताया कि जब ईश्वर ने आपको दिया है, जो खुद आपको दिया है, मैं तो आप दूसरों की नकल क्यों करते हो। तब से मुझे लगा कि नकल किसी की नहीं करनी चाहिए, खुद अपने अंदर ही ढूंढने चाहिए जो है। अपने इमोशंस आपके हैं, उनको कैसे डेवलप करना चाहिए। और ये ज़िंदगी जो ख़ासतौर पे एक्टर की है, वो बिल्कुल अलग तरह का पेशा है। जो हम अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरी ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है, तो वो नकल करने से नहीं बनता। आपको उस रूह में, उस आत्मा को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर योग और ये और वो सारा मेडिटेशन, ये सब किया, जो कि थिएटर ही सिखाता है ये सारी चीज़ें। तो थिएटर का मज़ा इसी में है कि आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी करने वाली हर चीज़ को सीखते चलिए, तब मज़ा है। यही सलीका है जो थिएटर सिखाता है। यही लालच थी थिएटर में रहने की मेरी, तो बस मैं थिएटर से जुड़ा हुआ रहता हूँ। और मुझे लगता है आप अभी भी थिएटर करते हो एक्टिवली। जी, उसकी वजह ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन थिएटर में ही मिलता है। और फिल्मों में, टीवी में ये सब कर तो लेते हैं, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हम वहाँ तो एक बार आपका ओके हो गया अगर शॉट, तो फिर बस छप जाता है वो। यहाँ हमारे इम्प्रूव करने का बड़े मौके रहते हैं हमारे, कि शो दर शो हम इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो जितना भी इम्प्रूव करना चाहो करते चले जाते हैं। तो इस वजह से मुझे बड़ा मज़ा आता है थिएटर में। जी सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा था आपके बारे में कि आपने अलग अलग इंडिया के सिटीज़
सिटीज में शो किए हुए हैं जी। और आप लोग ऐसे कार लेके निकल जाते थे, कहीं पे भी रुक जाते नहीं, हमारा पूरा कारवां था और तो हम गांव-गांव जाके, शहर तो बहुत कम किया लेकिन गांव-गांव में जाके हम थिएटर करते। पारसी थिएटर कहलाता था उन दिनों, अभी तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि फिल्म बनने से पहले पारसी थिएटर ही था जहां राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, इन लोगों का जो थिएटर, वही थिएटर थे मदन लाल कपूर, तो उनका थिएटर जो 40 साल उन्होंने थिएटर चलाया। ये फिल्मों के बाद उसका पतन शुरू हुआ और वो थिएटर ख़त्म हो गया, फिर ये जो है थिएटर ये था। लेकिन असली थिएटर वही है जहाँ बिल्कुल 30-35 लोगों का एक काफिला होता था जो गांव-गांव में शोज करते थे, रहते थे एक डेढ़ महीने के लिए और बस तो उसमें मैं था। तो बिल्कुल खाना बदोशों वाली ज़िंदगी मैंने जी और सबसे खूबसूरत ज़िंदगी वही थी मेरी। आज भी मैं महसूस करता हूँ। मुझे 2 रुपये 50 पैसे पर डे मिलते थे। 2 रुपये 50 पैसे जी हाँ, उस टाइम उस वक्त। हाँ, ये 50s के आसपास, 67 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। ये 85 में जब आपने एंटर किया था? नहीं, मैं उसके बाद NSD आया। NSD 74 में मैंने NSD ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहाँ 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी जी। और उसमें 3 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर 10 साल में NSD रेपर्टरी में था जहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल थिएटर होता है। फिर उसके बाद फिर मैं फिल्म में मैंने ज्वाइन की। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था सर कि आप जैसे ये थिएटर की जो जर्नी है आपकी, उसमें आप वेरी सेटिस्फाइड हो, बट जब आपने हिटलर का रोल किया था एंड यू वर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम, तो वो क्या स्टोरी? वजह ये थी कि क्या है कि इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए आपको वक्त चाहिए, वक्त बड़ा कम मिलता है फिल्मों में। हाँ, हालांकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से स्क्रिप्ट मिले, अपने कैरेक्टर पर काम करूँ, क्योंकि मैं होमवर्क बहुत करता हूँ कि जब तक आपको वो उस कैरेक्टर को आत्मसात ना कर लूँ, अपने अंदर समा ना लूँ, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। तो हिटलर के लिए मुझे वक्त नहीं मिला, तो बहुत 15 दिन सिर्फ मिले थे। तो हिटलर की जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज थी वो मैंने देखी, लेकिन मैं देख तो ली मैंने, लेकिन उसके लिए जो उस इन्वॉल्व होने के लिए इस कैरेक्टर में थोड़ा वक्त और चाहिए था। इस वजह से हालांकि मुझे सेटिस्फेक्शन बड़ा जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कमियां ये ढूंढता रहता हूँ कि ये और बेहतर हो सकता था, और बेहतर हो सकता था। तो उसमें थोड़ी ज़्यादा कमियां लगी मुझे हिटलर में। ये कामयाब एक्टर की निशानी है। बिजनेसमैन को भी बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन जब तक वो पूरा खोद ना ले तब तक वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाता, वैसे एक्टिंग का भी ये कामयाब। जी 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 जी। और क्या है कि मुझे डूबने में बड़ा मज़ा आता है जी। मैं चाहता हूँ कि बस जो भी काम करूँ डूब के करूँ, तैर के ना करूँ, बस घुस के तह तक पहुंचने की कोशिश करूं कि मुझसे कुछ छूट ना जाए। लेकिन जितनी कोशिश करता हूं डूबने की गहराई और भी ज़्यादा नज़र आने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है और समझ आने लगती है, तो फिर बड़ा छटपटाहट होती है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सीखने के लिए बहुत कुछ है जी। और हर बंदे से, जैसे अभी पुराने जैसे एक्टर्स थे, सिंगर्स थे जी, उनसे सीखना आपने सीखा ही होगा, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा किसी से। तो एक ऐसा एग्जाम्पल दोगे सर जिसने आपका वो मेंटोर रहा हो? देखिए, सीखा तो हर जगह में, ज़रूरी नहीं कि किसी सुन के, क्योंकि मैंने हमेशा अपने कान खुले ही रखे हैं। तो उस्ताद आपके पूरी कायनात में, सृष्टि में भटक रहे हैं, जो चिड़ियों से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, सब आपके उस्ताद हैं। मैं सबसे सीखता रहता हूँ, ऐसा कोई नहीं कि। और क्या है कि मैं बिल्कुल गांव का हूँ, तो वहाँ गांव के जो लोग फोक सिंगर्स हुआ करते थे, ये हुआ करते थे, रामलीला, रासलीला, उनमें भी बड़े बड़े उस्ताद लोग, जो एक हमारे वहाँ रामलीला होती थी, एक रामायण पढ़ने वाले पंडित इतनी खूबसूरत रामायण पढ़ते थे, वो वक्त के हिसाब से जो राग चेंज कर दे। उस वक्त हम जानते नहीं थे राग रागनी होती है क्या है। तो वो जो उस माहौल में रहा हूँ मैं, वो चूरन बेचने वाला भी सुरों में गाते हुए चूरन बेचता था, तो सब्जी उसमें बेचा करते, तो इतना खूबसूरत माहौल था। बाद में ये जो सिंथेसाइजर आ गया ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो, तो उससे वो जो रूह है वो गायब होते है, उससे मुझे बड़ी तकलीफ है।
जी। हाँ, कि वो सिंथेसाइजर पे तबला भी बजा लेंगे, सिंथेसाइजर पर सारंगी भी बजा लेंगे, हारमोनी भी बजा लेंगे, सब कुछ बजा लेंगे, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कहीं रूह भटक गई है उससे। जैसे अभी इसकी बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो मैंने ये सुना है कि आपने बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजाए और आप लोगों को सिखाते भी हो। जो कोविड टाइम की बात बताओ, जिसमें नसरुद्दीन शाह साहब को आपने सिखाया। जी जी जी, तो वो एक फिल्म में गए थे, फ्लूट में क्या है कि म्यूज़िक से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके लिए होना चाहिए। म्यूज़िक मेरा ऐसा साथी जो मुझे कभी अकेला नहीं होने देता। जी। हाँ, और इतना मज़ा आता है मुझे कोई काम ना हो तो बस मैं म्यूज़िक में क्या है, तो मैंने एक क्राफ्ट में किया हुआ है, NSD से एक्टिंग में मैंने कोर्स नहीं किया, स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट में इसलिए किया कि मैं सब कुछ करना चाहता था। तो मेरे घर में वर्कशॉप है, कारपेंटरी करता रहता हूँ, तो फ्लूट बनाता रहता हूँ, बजाता रहता हूँ, किसी चीज़ से जो भी मिल जाता है, स्ट्रॉ से भी बना लिया, गाजर मूली, उससे भी कुछ कुछ बना के बजाता रहता हूँ। तो पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरा ऐसे दिन गुजरते हैं, और जिस दिन कुछ ना करूँ उस दिन बड़ी छटपटाहट होती है। उस दिन मैं डिप्रेशन में चला, हाँ, कि आज कुछ नहीं करूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। इसलिए मैं सुबह 5:30 बजे अभी भी उठ जाता हूँ और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये नहीं कि मैं दिखाने के लिए, मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे इसी में मज़ा आता है। मुझे कोई वो नहीं है कि इसमें मास्टरी हासिल करनी या कुछ, बस जो अच्छा लगता है वही करता रहता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। और मैंने सुने भी है, और मुझे भी इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया था उस टाइम पे जब आप बजा रहे थे अपना जो वायलिन बजा रहे थे, वो भी एक सीन देखा हुआ था आपका। मैंडलिन, जी हाँ जी, जी, बहुत ही अच्छा बजा रहे थे जी। बस वैसी कोशिश करते रहते, अच्छा क्या बजाऊंगा मैं, बस अपना दिल बहलाता रहता हूँ, बस सही है जी जी। और जो आपने जर्नी जो थी आपकी, थिएटर से लेके फिल्म इंडस्ट्री, छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक, अब तो पंचायत सीरीज जो है वो काफी फेमस हुई है OTT जी, और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है नेटफ्लिक्स का, ये सारी प्राइम का, कि जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई सीरीज आती रहती है जी। बट ये जो सफर था आपका पारसी थिएटर से प्रधान जी का जी, वो आपको कैसा फील हो रहा है उसमें? फील तो अच्छा ही हो रहा है, जाहिर है, और ऐसा लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि इतना कुछ है इस जहाँ में सीखने के लिए। तो बस यही है कि जितना ज़्यादा करने की तो बात भूल जाइए, मैं बस सीखते रहना चाहता हूँ, कि सीखता रहूँ, और जो सामने आए तो वो काम करूँ जो मुझे करते हुए अच्छा लगे। ऐसा ना करूं कि जो मुझे करते हुए अच्छा ना लगे। ज़बरदस्ती मैं वैसे भी करता नहीं हूं ऐसा कोई काम कि जो मुझे खुद, तो ये नियत मेरी बहुत पहले से थी, और ये जो ईमान मेरा, ये बहुत पहले से मुझे मेरे दिल ने आगाह कर दिया था कि प्रभु जो भी करो, जो अच्छा लगे वही करना, नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे ज़बरदस्ती करोगे तो देखने वालों को अच्छा लगेगा। तो बस अपने अंदर से ही बस वही ईमान बरकरार है, बस उसी से काम करता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, ना किसी अवार्ड की ना कुछ, बस सिर्फ ये है कि जो काम करूँ वो तहे दिल से और ईमानदारी से करूँ बस। जब पंचायत की बात आती है तो 2 डायलॉग फेमस होते हैं, एक मटर मटर मटर। नहीं, वो पंचायत का नहीं, वो कोई दूसरी फिल्म की थी। उसका मटर का जो डायलॉग था, हाँ अच्छा, वो दूसरी फिल्म का। हाँ, वो एक और था, नहीं पंचायत में नहीं था वो, एक घूम के तो एक फिल्म थी उसका था वो, तो वैसे इम्प्रोवाइज कर दिया था, तो उन्होंने रख लिया वो फिर क्योंकि मैंने अभी जो सीरीज देखी थी उसमें ऑफकोर्स आपका वो मटर मटर का डायलॉग और लौकी का डायलॉग जो फेमस हुआ था। जी जी जी। तो आपने रिहर्सल किया था मटर मटर? नहीं ऐसे ही कर दिया था। हाँ, ये एक्चुअली ये पारसी थिएटर की वो है देन है कि हम लोगों को कहानी सुना दी जाती तो हम नाटक कर देते थे स्टेज पर। याद है? डिफिकल्ट नहीं होता? जैसे थिएटर में तो आपको एक मतलब स्क्रिप्ट देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, सीधा 3 घंटे चला। हाँ जी हाँ। और जैसे आप फिल्म करते हो तो उसमें आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है? नहीं, थिएटर में भी स्क्रिप्ट दी जाती है, लेकिन क्या है कि इतना कर चुके होते हैं, हर दिन तो हमारे शोज होते थे, तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है तो कुछ कहानी बता दी और जाके हम छोटा मोटा कुछ ऐसे टाइम पास के लिए वहाँ खड़े होकर करने लग जाते थे। तो वहाँ कहते कि वहाँ सारे लोग बहुत क्या बताऊँ, ऐसे एक्टर, ऐसे उस्ताद लोग पड़े हुए थे वहाँ पे, तो उनका यही था। तो उनके साथ काम करने के बाद ये लगता था कि हम कहीं नहीं हैं अभी, जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जो इनमें जिन्होंने हासिल कर रखा है अपने वो। जी। और एक क्वेश्चन, जो अभी आपने जो सीरीज की है, आपने जो मूवीज की है, वो बहुत ठहराव वाली है जी। पीपली लाइफ देख लो, जो बड़ी बड़ी मूवीज आपने लगान दी है, तो अभी के जो कमर्स आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, और आपके जो उस जमाने के, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि भैया
जो भी करें आप पहले सीख लीजिए, पहले उसी आत्मा को समझिए, उसके बाद जाइए। ये नहीं कि लोग थिएटर भी करते हैं लोग, तो बस ये कि फिल्मों में काम करना, तो ही उनकी नीयत का पता लग जाता है। वो ना करें। अगर थिएटर का तो ईमानदारी से पहले कर तो लें, पहले सीख तो लें। कोई भी काम करो बड़े तहे दिल से ईमानदारी से सीखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? फिल्म, आप जाहिर है फिल्म के लिए आपको बॉम्बे ही नज़र आता है, बम्बई नज़र आता है। बम्बई में आप बगैर सीखे जाएंगे तो बम्बई सिखाती कुछ नहीं। वहाँ बेच सकते हैं आप अपने आप को, सीख नहीं सकते। वहाँ जो आपने सीखा हुआ है वो उसको आप देख सकते हैं। तो मैं भी अभी लौट के जबलपुर घर चला जाता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, वहाँ से एनर्जी लेके फिर जाकर वहाँ खर्च करता हूँ। तो ये हमेशा ऐसे, वहाँ तो एनर्जी आपकी खींच ली जाती है बिल्कुल। उस शहर में मौके नहीं मिलता सीखने का, मौके वक्त ही नहीं है। मैं तो ज़बरदस्ती, मैं पार्टियों वार्टियों में नहीं जाता, मैं बस अपने घर में यही पढ़ना लिखना, यही म्यूज़िक, यही सब चलता रहता है। तो जी, आप जब जबलपुर से निकले थे तो आप भाग के निकले थे, जहाँ तक हमने सुना है। हाँ, 10th की एग्जाम में हायर सेकेंडरी 11वीं का था वो। हाँ, फेल होने, मालूम था फेल हो जाऊंगा। तो वो शर्मिंदगी से, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए घर छोड़ के चला गया। और फिर क्या है कि देखिए, जो भी होता है हमेशा आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और एक चाह होनी चाहिए। तो चाह को राह, जैसी आपकी चाह होगी राह वैसे बनते चला जाए, वैसे ही बनेगा। आप चाहत लीजिए, लेकिन फिर वो क्या है कि उस राह में तकलीफें भी बहुत होती हैं। अब उन तकलीफों को या तो तकलीफ समझ लीजिए, या तजुर्बा समझ लीजिए, एक्सपीरियंस समझ लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, एक बात बता दूं मैं, जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। हाँ, तो बस हम ऐसे तोड़ के, और मैं तो चाहता हूँ हमेशा टूटता रहूं और बनता रहूं। तो उस टाइम पे आपकी उम्र होगी 14-15 की, जब आपने ये कदम उठाया। जी। अब जब आप जबलपुर जाते हो अपने घर वापस, उस टाइम पे पास ही थिएटर में जब आप एक्टिंग कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, फिर उसके बाद घर गए तो आपके पिताजी और उनका क्या रिएक्शन था? पिताजी, घर वाले तो कुछ नहीं बोले, तो सन्नाटे में थे कि लौट के आ गया है। लेकिन हम जैसे ही मैं बाहर पान की दुकान पर खड़ा हुआ था ऐसे, तो मेरे चाचा के लड़के आए, उन्होंने कहा कि क्यों लौट के आ गए? हमने समझा कि अब लक्ष्मी टाकीज के पर्दे पे ही दिखाई दोगे। फिर शर्म आई, उसी रात को फिर निकल आए मैं। हाँ, और मैंने तय कर लिया कि अब मैं कुछ करके ही जाऊंगा। उसके बाद 20 साल के बाद जब मुझे सिल्वर पिकॉक जो अवार्ड मिला, तब तो उस वक्त फिर कहने लगे, देखा हमने कहा था ना कि कुछ करके ही लौटेगा ये। हाँ, फिर उन्होंने फिर पलट गए वो। तो ये है, तो अच्छी बात है कि उस वक्त तो शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जो भी होता बेहतर के लिए होता। अगर वो ये ना कहता तो मैं फिर से दोबारा मैं तो वहीं रह जाता, और हम ना देख पाते। तो इसलिए जो भी हुआ, जहाँ भी आपको किसी भी वजह से आपको कोई कदम उठाना पड़ा, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा, जैसे वो नकल करते वक्त उन्होंने कह दिया कि ये का कोई गाना है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं उनके, ये देखो नकल करके, जब जो ओरिजिनल वो जिंदा है तो तुझे कौन सुनेगा? अल्लाह ने तुझे दिया है, जो दिया है तो उसको देख, उसको निखार। पर आपने बहुत अच्छे गाने दिए अपनी इंडियन इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और आपने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं। पता नहीं, बस ऐसे ही कहीं बस फोक सिंगर था, वैसे पारसी थिएटर में, क्योंकि वहाँ बगैर अगर आपको गाना ना है तो एक्टिंग नहीं कर सकते, तो बस वहीं से सीखता चला, ऐसे अकेले सीखते। हम उन पापड़ वाले को थैंक यू कहना चाहेंगे। जी, मैं तो वो उस्ताद, हाँ, वो तो उस्ताद हैं हमारे। हाँ, मैं तो उन्हीं को उस्ताद समझता हूँ कि वो पापड़ बेच के कानों में मेरे और निकल गए हो। पापड़ वाला, सब्जी वाला, जी, चूरन वाला, जी, मेरी भी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ऐसे पापड़ बेच दिए और ऐसा चूरन बेच दिया कि मैं उम्र लगा दूं तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे आने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में आप एक शो करने जा रहे हो। जी। आज उस डैंडिनॉन्ग में शो है मेलबर्न में। हाँ। उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा। 6 तारीख को है वो शो, और पियानो प्ले का नाम है। एक्चुअली ये भी म्यूजिक से ताल्लुक है इसका, कि लोग म्यूजिक को ऐसा शौकिया लेते हैं। मैं चाहता हूँ म्यूजिक को एक साथी बना लें। अगर म्यूजिक क्या, कोई भी एक ऐसा एक शौक हमेशा होना चाहिए, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ हो, जो कि आप उसमें बस डूबे रहिए, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। क्योंकि ज़माना, ये जो माहौल इस तरह है कि बहुत अकेले होने लग गए हैं लोग, और अपने आप। जी, हाँ। तो अगर एक ऐसा कुछ है जो आपका सच्चा साथी है, तो मेरे लिए तो म्यूजिक है।
तो मैं यही चाहता हूँ कि आदमी फिर अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। अगर ऐसा कभी अकेला महसूस नहीं, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और क्या हर वक्त थोड़ी आपका साथ देने के लिए लोग रहेंगे, कभी कभी तो अकेले हो ही जाते हैं आप। तो सही तरीका यही है कि आप या तो म्यूजिक या पेंटिंग या कोई भी ऐसा हुनर है जिसमें इन्वॉल्व हो जाइए, बस वही है। तो ये शो 6 को होने जा रहा है। 6 को होने वाला जी। और उस शो में ये कॉमेडी शो है, कॉमेडी है, वो उसी तरह का है। क्या है कि मैं कॉमेडी ट्रेजेडी नहीं मानता, वो एक शो है उस तरह का कि कॉमेडी क्या है कि जब चीज़ों को बनाया जाता है ना तो अपने आप हंसी आने, तो मैं कॉमेडियन से बड़ी नफरत करता हूँ। जो ऐसे तो फिर वो क्या होता है, वो एक वो नकल और कैरिकेचर, वो ऐसा कुछ नहीं है। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। कॉमेडी है, हंसी भी आएगी, सब कुछ आएगा। वो हरकतों पे कि लोग दो हैं, दो शख्सियत जो अपनी अपनी तरह से लगे, एक बड़ी ईमानदारी से और एक अपना टाइम पास कर रहा है। फिर दोनों को अकल आ जाती है कि नहीं बात सही में ये है, हम इस रास्ते पे। तो ये जो कशमकश है उसमें मज़ा आने लग जाता है, तो वो कॉमेडी बन जाती है। तो उस तरह का है ये प्ले। आप ज़रूर आइए, देखिए। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आए, ज़रा देखें कि क्या किस उम्मीद से मैं यहाँ आया हूँ। और अगर देखा कि लोगों को अगर पसंद आए, दोबारा फिर आ जाऊंगा मैं कुछ नया शो लेके। इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं इनको, छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक। आज हम लोगों को मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला है कि डैंडीनोंग में 6 अप्रैल को जो शो होने जा रहा है, प्लीज पहुंचो वहां पे। और मेलबर्न में ही है कि आप अलग सिटीज में भी जा रहे हो अभी? नहीं, अभी तो यही है सिर्फ। जी ड्रम थिएटर। नेक्स्ट टाइम जब आओ तो पूरी फिर हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा कि अलावा भी लोगों को मौका मिले। जी जरूर। तो उसी के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। वैसे तो हम जितनी बात करें उतनी कम है आपसे, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट हम नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो प्रॉपर हम दोबारा उसी से शुरुआत। थैंक यू सो मच। जरूर से। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड हम मिलते हैं। आप ध्यान रखिए अपना। वेलकम टू निजी की आवाज, आप तक अगले टाइम पे।